स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आरबीआई के लोगों को संबोधित कर रहे थे और देखिए उन्होंने कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें कही हैं। एक तो डायरेक्टली ये कहा है कि हमारा जो रुपी है हमें उसको इंटरनेशनलाइज करना पड़ेगा, ग्लोबल स्तर पर और बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आरबीआई को 100 दिन का उन्होंने समय दिया है। बेसिकली उनका कहना है कि देखिए अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, मैं बिजी हूँ, लेकिन जब मैं वापस से री इलेक्ट होकर आऊंगा तो आपके पास बहुत सारा बर्डन होगा, मतलब अगले दिन से ही आपको बहुत सारा काम करना होगा। तो इन 100 दिन का आप सबसे ज्यादा फायदा उठाइए, जितना भी रिसर्च करना है, जो भी कुछ करना है आप ये 100 दिन के अंदर कर लीजिए, क्योंकि जब मैं री इलेक्ट होकर आऊंगा अगले दिन से ही आपके ऊपर बहुत ज्यादा ओवरलोड होने वाला है काम का। तो इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। और साथ ही साथ अभी आपने सुना होगा आरबीआई का 90 साल पूरा हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यह बता दूं कि हमारा जो जीएस फाउंडेशन बैच है, अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं, या फिर 2026 की तैयारी कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बैच, वो भी आप ले सकते हैं। बेसिकली आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन बैचेस के अंदर आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी आपको कोर्स लेना है वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। पीएम मोदी जी ने मंडे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगों को कहा है कि आप 10 साल की स्ट्रैटेजी बनाइए अगले 100 दिन के अंदर। मतलब अगले 100 दिन के अंदर आपको कोशिश करना है कि आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाइए कि अगले 10 साल में हमारा जो इंडियन रुपी है वो ग्लोबली और कितना एक्सेप्टेबल हो सकता है और एक्सेसिबल हो सकता है। देखिए क्या है ना, आज के डेट में अगर आप देखोगे तो कुछ ही ऐसे करेंसीज हैं, जैसे डॉलर सबसे बड़ा हम मानते हैं कि उसकी वैल्यू बहुत है, हर कोई देश जो है उसको इकट्ठा करके रखना चाहता है। इनफैक्ट अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की भी बात करते हैं ना, फॉरेक्स रिजर्व में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है? फॉरेन करेंसी की होती है। और फॉरेन करेंसी में भी सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे कंट्रीब्यूशन वो आपका डॉलर का ही होता है। तो ज्यादातर देश डॉलर को इकट्ठा करना चाहते हैं। तो क्या हम अपने देश को ऐसा बना सकते हैं, अपने करेंसी को ऐसा बना सकते हैं कि अगले 10 साल के अंदर बाकी के भी जो देश हैं वो भारत की रुपी को एक तरह से एक्सेप्ट करें, उसको एक्सेसिबल बना सकें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल कर सकें। फिर इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमें कोशिश करनी है कि जो क्रेडिट है, जो हम लोन देते हैं लोगों को, वो हर एक सेगमेंट के पास जाए। मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर जो अगर किसी को टेक्नोलॉजी बनानी है, कोई अमीर व्यक्ति है, मतलब सभी को यहां पर जो क्रेडिट है वो मिलते रहना चाहिए। और इसके अलावा यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वो ये सारी चीजें उन्होंने क्यों बोली हैं। जैसा मैं आपको बोल रहा था कि जो आरबीआई है उसको लगभग 90 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो मुंबई के अंदर एक सेरेमनी रखा गया था और आप देख सकते हो यहां पर उन्होंने कई चीजें बोली हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर सबसे पहले हम आरबीआई के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो 90 साल इसलिए पूरे हुए हैं क्योंकि 1 अप्रैल 1935 इस दिन आरबीआई बना था। और उसका जो मेन काम है आज के डेट में अगर आप देखो तो मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो लेकर आना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी रखना, जो हमारी रुपी है उसका सप्लाई एक तरह से मैनेज करना, करेंसी मैनेजमेंट हो गया, इन्फ्लेशन टारगेटिंग हो गया, हमारे देश में इन्फ्लेशन कितना होगा 2% से 6% के बीच में, ऐसा यहां पर बोला गया है। फिर इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करते रहना, इंटरेस्ट रेट को सेट करना। जो सेंट्रल बैंक है पिछले 90 साल से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरा है, काफी सारी आपको अचीवमेंट्स भी देखने को मिलेगी। अगर हम आरबीआई के शुरुआती दौर की बात करें तो देखो ब्रिटिशर्स के टाइम में 1934 में आरबीआई एक्ट लाया गया था और फाइनली 1935 में जाकर इसका जो लोकल बोर्ड है, जो सेंट्रल एस्टैब्लिशमेंट हो गया, जितनी भी सेंट्रल बोर्ड, लोकल बोर्ड, सब कुछ आपका ऑपरेट 1935 से हुआ था स्टार्ट करना। ध्यान रखिएगा इनके जो पहले गवर्नर थे आरबीआई के वो ऑस्ट्रेलियन थे, सर ऑसबॉर्न। और आगे चलकर यहां पर जो सीडी देशमुख हैं वो पहले भारतीय बने आरबीआई के गवर्नर, एज अ आरबीआई गवर्नर। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो जब देश आजाद होता है, पार्टीशन होता है भारत और पाकिस्तान में, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के लिए अलग उनकी सेंट्रल बैंक बनाई गई। आपको पता होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हमारे यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक कमर्शियल बैंक है, लेकिन पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो उनकी सेंट्रल बैंक है। और ऑब्वियस सी बात है भारत की जो करेंसी है वो आपका पाकिस्तान से हट जाती है, वहां पर अलग लीगल टेंडर लाया गया।
फिर पिछले 90 साल में अगर आप देखोगे तो आरबीआई का जो रिश्ता है सरकार के साथ वो भी काफी सारे टफ टाइम से गुजरा है। कई बार ऐसा देखने को मिला है। देखो, ये कोई एक पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं है, जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने कोशिश की है कहीं ना कहीं आरबीआई को कुछ हद तक कंट्रोल करने का, लेकिन काफी हद तक आप कह सकते हो कि आरबीआई ने भी अपने आप को बचा कर रखा है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर दुनिया में एक ऐसा परसेप्शन चला जाए कि आरबीआई को पूरी तरह से सरकार कंट्रोल करे, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरबीआई को सरकार की बात नहीं सुननी चाहिए, लेकिन एक लिमिट होता है। कहने का मतलब यहां पर जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है वो इंडिपेंडेंट तरीके से आरबीआई का होना चाहिए। सरकार जब कह देगी कि मान लो अगर आप इंटरेस्ट रेट कम कर दो, तो आरबीआई को क्या वो इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए? ऐसा नहीं, आरबीआई को अपना खुद का दिमाग लगाना है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी एक अच्छा मैसेज जाता है पूरे दुनिया के अंदर और हमारे इकोनॉमी के ऊपर भरोसा होता है। फिर उसके बाद 1991 में आपको पता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, हम लिबरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। तो उस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था। तो फाइनली आरबीआई ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या डिसाइड किया कि हमारे पास जो रिजर्व था 46 टन ऑफ गोल्ड का, वो बेसिकली हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड में भेजा ताकि हमें यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट से राहत मिल सके। हमें जो फॉरेक्स रिजर्व चाहिए था, फॉरेक्स जो करेंसीज चाहिए थी, वो हमें यहाँ पर मिल गई। फिर इसके अलावा आरबीआई ने जो रुपी है उसको डी वैल्यू किया 2 बार 3 दिन के अंदर, 9% और 10%। तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। फिर इसके अलावा एक और जो बड़ा क्राइसिस आया था 2008 क्राइसिस, पूरे दुनिया के अंदर आया था। तो उसमें भी देखिए आरबीआई ने काफी हद तक भारत की इकोनॉमी को सुधारा था। देखिए, उस समय आरबीआई के गवर्नर थे वाईवी रेड्डी। तो जो 2008 का क्राइसिस का उसके जस्ट पहले उन्होंने कई सारी जो पॉलिसीज अपनाई थी, चाहे वो कैपिटल इनफ्लो से रिलेटेड हो, रियल इस्टेट सेक्टर में हो गया, जो फॉरेन बैंक एक्सपेंशन हो गया उसको अलाउ करना, तो वो सारी चीजें काफी टाइमली कर ली गई थी, जिसकी वजह से 2008 का जो क्राइसिस था उसका भारत के ऊपर बहुत बड़ा असर एज सच नहीं पड़ा। फिर इसके अलावा कोविड पैंडेमिक, हम सब जानते हैं कि ये तो अभी तक का सबसे बड़ा डिसरप्शन था अगर आप पूरे इतिहास में देखोगे आरबीआई के। और इस समय क्या हुआ था कि अचानक से पूरी जो इकोनॉमी है वो क्लोज हो गई थी, जॉब लॉसेस हो रहे थे, प्रोडक्शन कम हो रहा था। तो यहां पर जो अभी करंट के गवर्नर हैं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मुझे याद है कि पूरे पैंडेमिक के दौरान जब भी आरबीआई कोई पॉलिसी लेकर आती थी, रेट कट करती थी, मैं हमेशा आपके लिए वीडियो बनाता था। तो शक्तिकांता दास ने जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग दिखाई है उसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो यहां पर जो पूरा रेपो रेट है उसको डाउन कर दिया गया था, 4% पर लाया गया। फिर उसके बाद 1-2 साल के बाद देखने को मिला कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फाइनली अभी अगर आप देखोगे रेपो रेट 6.5% के पास है। तो ये अप एंड डाउन चला है, लेकिन इसकी वजह से फाइनली क्या हुआ, हमारे देश के अंदर जो डिजिटाइजेशन है, ठीक है, पेमेंट हो गया, डिजिटल पेमेंट, वो सारी चीजें काफी अच्छे से रिवोल्यूशनाइज हुई हैं। यूपीआई का जो अडॉप्शन हुआ है इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक बहुत बड़ा क्रांति आया है देश के अंदर और ये अब धीरे धीरे पूरे दुनिया में फैल रहा है। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार पीएम मोदी जब संबोधित कर रहे थे आरबीआई के लोगों को तो उनका क्या कहना था, वो क्या चाहते हैं आरबीआई से। देखिए, उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि शक्तिकांता दास की जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है वो काबिले तारीफ है मॉनेटरी मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन पीएम ये चाहते हैं कि वही सेम अप्रोच हम यहां पर नए वाले सेक्टर्स में लेकर आएं। मतलब कि जो क्रेडिट फ्लो है ना, जो यूथ को पैसा मिलना चाहिए, देखो जब तक यूथ के पास पैसा नहीं आएगा, जो इनोवेटर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं, जब तक उनके पास पैसा नहीं आएगा वो कैसे उसको क्रिएट करेंगे। अगर हम चाहते हैं भारत के अंदर ये क्रिएट हो तो उनको पैसा पहुंचना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा कि देखिए, अभी जो बजट आया था 1 फरवरी को, इसमें सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए अलग से रिसर्च फंड के लिए अनाउंस किए हैं। तो उसका आरबीआई को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प करनी चाहिए यूथ को, उन लोगों को जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। और इसलिए देखिए यहां पर उन्होंने क्या कहा है, यू हैव एडिक्वेट टाइम टिल आई एम बिजी। मतलब इलेक्शन जब तक चल रहा है, अगले 100 दिन तक मैं इस समय बिजी हूं, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, यू मस्ट थिंक इन एडवांस अबाउट इट। आपको पहले इसको लेकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, मतलब एक तरह से इशारा भी कर रहे थे पीएम मोदी कि यहाँ पर जो चुनाव होने वाला है उसमें मैं वापस जीत कर आने वाला हूं। तो जैसे ही ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी उसके अगले दिन से ही मैं यहाँ पर आपको बहुत सारा काम देने वाला हूं। फिर इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने पिछले 10 साल में जिस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर काम किया गया है, जनधन अकाउंट हो गया, ट्रांसपेरेंसी लाई गई है, लोगों के खाते में डायरेक्टली पैसे डाले जाते हैं, तो उसकी सराहना उन्होंने की है। वैसे अगर आप देखोगे तो 2017-18 में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन था वो था आपका 2071 करोड़ का, और आप देख सकते हैं 2022-23 में ये हो गया है 13,462 करोड़ के आसपास। तो काफी तेजी से जो है आपका जंप किया है। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए
कि फ्रेंड्स, मतलब वो आरबीआई को बोल रहे थे, वी हैव टू अकम्प्लिश वन मोर बिग टास्क टुगेदर। एक और काम हमें करना है अगले 10 साल में, क्योंकि पिछले 10 साल में तो हमने यहां पर काफी कुछ किया है, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, लेकिन अगले 10 साल के अंदर वी हैव टू एनहेंस भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। मतलब कि जो भारत की जीडीपी है, भारत की अर्थव्यवस्था है, उसको हमें एक नई दिशा दिखानी है, बहुत तेजी से प्रगति करना है। और आज के डेट में भी अगर आप देखोगे ग्लोबल जीडीपी का जो ग्रोथ हो रहा है इस समय, उसमें भारत लगभग 15% कंट्रीब्यूट करता है। देखो, जो टोटल जीडीपी है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, साल दर साल जो जीडीपी बढ़ रही है ना ग्लोबली, उसमें भारत अकेले 15% कंट्रीब्यूट करता है। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये भारत के पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रोथ के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि पूरी दुनिया हमसे यहां पर ट्रेड करना चाहती है। तो उसकी वजह से हमारी जो रूपी है, हमारी जो करेंसी है, हम उसको और ज्यादा ग्लोबली एक्सेप्टेबल बना सकते हैं। तो ये एक तरह से टास्क दिया गया है आरबीआई के लिए पीएम मोदी के द्वारा। उन्होंने कहा है कि आपके पास समय, अगले 100 दिन तक आप सोचिए इसके बारे में, कैसे हम अपने रूपी को और ज्यादा ग्लोबलाइज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने कुछ चैलेंजेस के बारे में बात किया, जैसे आज के डेट में बिटकॉइन वगैरह, ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी आ गई है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो इससे बैंकिंग सेक्टर के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो साइबर सिक्योरिटी वगैरह का बहुत खतरा बढ़ गया है। तो हमें यहां पर उसी प्रकार से एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम उससे फाइट कर सकें। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन ये है, आरबीआई को पीएम मोदी ये कहना चाहते हैं कि आरबीआई को फ्यूचर रेडी रहना पड़ेगा। मतलब कि हमें पहले ही अनुमान लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, और उसके हिसाब से हमें यहां पर स्टेप लेना है। जितनी भी मुसीबत थी बैंकिंग सेक्टर के अंदर, अब वो खत्म हो गई है। चाहे वो आप एनपीए की बात करिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 2018 में 11% से ऊपर चला गया था। 2023 में अब ये फाइनली 3% से नीचे आ चुका है। जो ट्विन बैलेंस शीट की हम बात करते थे कि बैंकिंग सेक्टर में भी प्रॉब्लम है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें अब कहीं ना कहीं पहले की बातें हो गई हैं। अब हमें यहां पर तेजी से रफ्तार की जरूरत है। देखते हैं अब आगे क्या होता है, आरबीआई इसको कैसे लेता है। बट आई होप कि ये जो एक मैसेज था, ये आपके लिए जानना जरूरी था कि आगे क्या होने वाला है, एग्जैक्टली क्या सोच रही है सरकार, क्या आरबीआई को करना चाहिए। खैर, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम आरबीआई की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो आरबीआई का जो सिंबल है उसमें आपको क्या चीजें देखने को मिलती हैं इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।